हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी। देखिए एसएसटी, सीडीपी और हिंदी तीनों देखेंगे। देखिए आपको तीनों कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए आपके पास जितना भी टाइम बचा है अभी, जितना हो सके रिवीजन करिए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। पर जो भी पढ़िए देखिए ईमानदारी से पढ़िए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब जो शिक्षा मंत्रालय है उसका गठन किया था 1985 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन किए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन किए उपयोग किए जाते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। और देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण समाप्य संसाधन हो जाएगा? वह देखिए खनिज और तेल हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खनिज और तेल देखिए अनवीनीकरण समाप्य संसाधन होता है, और पवन ऊर्जा, जल और वन ये देखिए नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? वह देखिए वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान में उपयोग किए जाते हैं वह वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो वह देखिए संभावित संसाधन हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम यह संभावित संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जैसे वायु, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह देखिए सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आज के सेशन में लिए हैं सभी जियोग्राफी के हैं, और देखिए जियोग्राफी के और भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो वह क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वहाँ से 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए देखिए उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? तो वह देखिए अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले संसाधन कहलाते हैं तो अजैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन का एक सटीक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। कैंसर उपचार की औषधियाँ यह मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सतर्कतापूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो वह देखिए संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य के लिए संसाधनों के संरक्षण और वर्तमान आवश्यकता में संतुलन बनाना क्या कहलाता है? वह देखिए सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भविष्य के लिए संसाधनों के संरक्षण और वर्तमान
में आवश्यकता अनुसार यूज करना, उसमें संतुलन बनाना, वह देखिए सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव को एक विशेष संसाधन बनाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा हो जाएगा। मानव को एक विशेष संसाधन बनाता है तो वह स्वास्थ्य और शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? वह हो जाएगा 29% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग भूमि है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या लगभग 90% भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? वह हो जाएगा 30% भाग पर रहती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की अधिकांश जनसंख्या लगभग 90% भूमि के 30% भाग पर रहती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी स्वामित्व वाली भूमि के विपरीत वह भूमि जिसका उपयोग पूरे समुदाय के लिए किया जाता है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है साझा संपत्ति कहलाती है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निजी स्वामित्व वाली भूमि के विपरीत वह भूमि जिसका उपयोग पूरे समुदाय के लिए किया जाता है वह साझा संपत्ति कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहलाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? वह देखिए मृदा कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है तो वह मृदा कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का टूटना और क्षय होना जो तापमान परिवर्तन और पौधों के कारण होता है क्या कहलाता है? तो चट्टानों का टूटना और क्षय होना जो तापमान परिवर्तन और पौधे के कारण होता है वह देखिए अपक्षय कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चट्टानों का टूटना और क्षय होना जो तापमान परिवर्तन के कारण होता है वह देखिए अपक्षय वेदरिंग कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का मुख्य रूप से कौन सा कारक मृदा के रंग और गठन को निर्धारित करता है? वह देखिए जनक सेल करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनक सेल मृदा के रंग और गठन को निर्धारित करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के सड़े गले अंश जो पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह देखिए ह्यूमस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे के सड़े गले अंश जो मृदा की ऊपरी परत पर जमे होते हैं उन्हें देखिए ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कृषि कौन मानी जाती है? वह मानी जाती है वेदिका फार्म मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है तो वेदिका फार्म विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाना क्या कहलाता है? वह देखिए रक्षक मेखला कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाना कहलाता है तो रक्षक मेखला कहलाता है, सिल्टर बेल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। 2/3 सतह पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत भाग अलवणीय मीठा पीने योग्य होता है? हो जाएगा 2.7% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध मीठे पानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ संचित है? वह हो जाएगा बर्फ की चादरों और हिमानियों में।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्यों के उपलब्ध मीठे पानी का फ्रेश वाटर सबसे बड़ा हिस्सा संचित है, तो वह बर्फ की चादरों और हिमानियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े सक्रिय क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां जीवन पाया जाता है वह देखिए जैव मंडल कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों की आबादी में कमी का मुख्य कारण पशुओं को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा थी? वह देखिए यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्लोफेनाक हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिद्धों की आबादी में कमी का मुख्य कारण पशुओं को दी जाने वाली देखिए दर्द निवारक दवा थी, डिक्लोफेनाक थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वनों में वृक्ष वर्ष के किसी भी मौसम में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वनों में वृक्ष वर्ष के किसी भी मौसम में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें देखिए सदाबहार वन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटस अंतर्राष्ट्रीय समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साइटस अंतर्राष्ट्रीय समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ भी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर नियंत्रण से संबंधित है। साइटस अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंधित है तो वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वह देखिए बैंकिंग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत देखिए जो शामिल नहीं है वह देखिए बैंकिंग हो जाएगा। देखिए प्राथमिक के अंतर्गत आएगा कृषि, मत्स्य पालन आएगा और संग्रहण आएगा, ये तीनों आएगा, लेकिन देखिए बैंकिंग आपका तृतीय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदलना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदलना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? वह देखिए द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदलना यह द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है वह देखिए सेरीकल्चर कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को विशेष रूप से विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं देखिए इम्पॉर्टेंट और सिलेबस के अनुसार लिए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन एक भी क्लास मेरी मिस ना हो, मत करिएगा, क्योंकि देखिए वही करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काटो और जलाओ कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काटो और जलाओ कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह देखिए स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काटो और जलाओ कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से पुकारा जाता है? वह देखिए रोका नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृषि जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है क्या कहलाती है? वह कहलाती है
मिश्रित कृषि कहलाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कृषि जिसमें फलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है वह मिश्रित कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य रोपण कृषि प्लांटेशन फसल है? तो कौन सी एक मुख्य रोपण कृषि है? वह देखिए चाय हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोपण की फसल होती है वह देखिए चाय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी होती है? तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल होती है वह देखिए चावल राइस होती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए बिना कहे लाइक शेयर कर दिया करिए। जैसा कि मैं बार बार नहीं कहती हूँ, देखिए आपको ईमानदारी से जो भी पढ़ाती हूँ वो ईमानदारी से आपको कराती हूँ, इसलिए देखिए आप लोग बिना कहे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और देखिए जो लोग करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखिए साथ बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? वह देखिए पटसन जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है वह देखिए पटसन जूट को जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यह भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश होता है वह ब्राज़ील होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आपको एसएसटी में जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उसको जो लोग नहीं देखे होंगे उस क्लास को जाके ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसलिए उस क्लास को मिस मत करिएगा, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण हो जाएगा? तो कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण हो जाएगा? वह देखिए सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग देखिए आपका कृषि आधारित उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं या श्रमिकों दोनों द्वारा होता है क्या कहलाते हैं? तो वह सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड बैकबोन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 1907 में हुई थी। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक प्रमुख इस्पात नगर कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक प्रमुख इस्पात नगर कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए पिट्सबर्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख इस्पात नगर है तो पिट्सबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भारत का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? वह देखिए अहमदाबाद कहलाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का कौन सा शहर वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का कौन सा शहर वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है?
वह देखिए ओसाका है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग को सनराइज उद्योग, उभरता हुआ उद्योग भी कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग, उभरता हुआ उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की मूल सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो विश्व की मूल सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो वह देखिए कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? तो किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? तो वह देखिए लोक और मानव संसाधन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन होता है तो लोक मानव संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र जैसे 1 वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? तो वह देखिए जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो वह हो जाएगा 382 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जन्म दर कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या को जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो वह देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है? वह देखिए प्रवास माइग्रेशन कहलाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड पॉपुलेशन पिरामिड का मुख्य कार्य क्या दर्शाना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया था? ये देखिए रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका कौन सा राइट आंसर सही होगा। देखिए यहाँ से आपको सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बताइएगा सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर बन रहे हैं। आज के सेशन में 30 में से देखिए आपका 30 आना ही चाहिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीडीपी के। पहला क्वेश्चन है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन होती है? वह देखिए अनुकरण होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण इमिटेशन होती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में सीडीपी के आपको 2013 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये देखिए प्राइमरी का पेपर है। देखिए चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों आपकी सीडीपी सेम पूछी जाती है। इसलिए देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों करवा देंगे आपको। जितना देखिए आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू सभी आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु मेंटल एज के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह देखिए बी ने साइमन ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सर्वप्रथम किया था बी ने साइमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? तो सहसावस्था के लिए उत्तम विधि मानी जाती है तो ये सभी मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सहसावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि भी उत्तम मानी जाती है और खेल विधि भी उत्तम मानी जाती है और किंडरगार्टन भी विधि अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे सहसावस्था के लिए सभी विधि उत्तम मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में क्या होता है? तो आपका देखिए यहाँ पे पहला भी सही हो जाएगा। प्रक्रिया पर बल भी दिया जाता है तो पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। तो आपका देखिए बाल विकास में ये भी दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा होता है? तो बाल विकास का क्षेत्र अध्ययन कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाल विकास का क्षेत्र का अध्ययन होता है तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र यह सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन डार्विन ने दिया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है इसका सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिए पहला हो जाएगा, समान बुद्धि का मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा समान बुद्धि का मापन किया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी होते हैं। संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, मानसिक योग्यता भी हो जाएगा और थकान भी हो जाएगा। ये सभी कारक होते हैं जो संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे के संवेदनात्मक विकास पर इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास क्या कहलाता है? यह कथन किसका हो जाएगा? तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन देखिए हरलाख का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए व्यवहार में परिमार्जन और संशोधन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाएगा वह व्यवहार में परिमार्जन और संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष स्पीच डिफेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बात करना यह वाणी दोष नहीं है। बाकी देखिए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये भी हो जाएगा वाणी दोष का उदाहरण। और देखिए हकलाना और तुलतुलाना ये भी हो जाएगा वाणी दोष का उदाहरण। और देखिए तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी हो जाएगा वाणी दोष हो जाएगा। जो नहीं हो जाएगा वह धीमी या तेज गति से बात करना हो जाएगा।
तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा स्वयं अपने आचरण में मूल्यों को प्रदर्शित करना हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि हो जाएगी शिक्षक द्वारा स्वयं अपने आचरण में मूल्यों को प्रदर्शित करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एन केन प्रक्रियन धनार्जन का मूल्य हो जाएगा जो मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक होता है और शारीरिक होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अंतर्मुखी होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता और काउंसलर की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित रहता है कुंठित रहता है, शिक्षक के रूप में आप उसे देखिए स्वयं परामर्शदाता और काउंसलर की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए अनुकरण का सिद्धांत यह भी हो जाएगा भाषा विकास का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत भी हो जाएगा और परिपक्वता का सिद्धांत भी हो जाएगा। जो नहीं होगा वह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति फॉरगेटिंग भूलने का सिद्धांत है? तो कौन सा विस्मृति फॉरगेटिंग भूलने का सिद्धांत हो जाएगा? वह हो जाएगा देखिए प्रतीतकारी अवरोध हो जाए, वह देखिए प्रतीतकारी अवरोध हो जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मृति भूलने का सिद्धांत हो जाएगा वह प्रतीतकारी अवरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? वह देखिए संवेग के प्रकार हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोध व भय के प्रकार हैं तो वह संवेग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग होता है तो वह देखिए 100 शब्द होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है तो लगभग 100 शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वह देखिए बालावस्था में होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बालावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए संवेग से संबंधित होता है। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है वह संवेग जुड़ा होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह उद्दीपक की तीव्रता की होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला यह कथन अधिगम के किस तत्व के लिए सही हो जाएगा? तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला यह कथन अधिगम के किस तत्व के लिए सही हो जाएगा? वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन प्रेरणा हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार क्या सही हो जाएगा? तो फ्रायड के अनुसार देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा,
विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस आर थ्योरी यस आर कॉन्सेप्ट उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक है। देखिए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और प्रमुख इनका नियम था, 3 नियम था, याद रखिएगा। और देखिए पावलोव जाने जाते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं और स्किनर जाने जाते हैं पुनर्बनन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और कोहलर जाने जाते हैं समग्र सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत आंतरिक कारक होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन, परिपक्वता एवं आयु होता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? वह देखिए मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 2013 का प्राइमरी का पेपर था और देखिए इसका पेपर 2 आपको कल कराएंगे। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और देखिए जितना भी आपके पास टाइम बचा है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको प्रैक्टिस वाइज कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।